10 साल पहले टोक्यो के आसमान में अचानक एक रहस्यमयी इन्वर्टेड कैसल प्रकट हुआ। उसके बाद पूरे जापान में डंजन्स उभरने लगे और लोगों के अंदर माना आधारित एबिलिटीज जागने लगी। जिन लोगों को ये शक्तियां मिली उन्हें अवेकंड कहा गया। उनकी ताकत का अंदाजा उनके माना के रंग से लगाया जाता था। ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक माना कलर होता था जो उनकी स्पेशलिटी को दर्शाता था, लेकिन कुछ बेहद दुर्लभ लोग ऐसे भी थे जिनके पास दो माना कलर्स होते थे। कुरासाकी काई उन्हीं दुर्लभ लोगों में से एक था। वह ब्लू और रेड माना दोनों को कंट्रोल कर सकता था। आत्मविश्वासी, शक्तिशाली और बेहद प्रतिभाशाली काय को लोग पर्पल किंग के नाम से जानते थे। वह दुनिया के सबसे ताकतवर मेजेस में से एक माना जाता था। अभी हम उसे एक मॉन्स्टर का सामना करते हुए देखते हैं जो उसे टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से उसकी तरफ झपटता है, लेकिन काय तुरंत अपनी स्किल डेमोनिक लांस का इस्तेमाल करता है। उसकी मैजिक एनर्जी से बना एक विशाल भाला बिजली की गति से मॉन्स्टर को भेद देता है और वह एक ही हिट में ढेर हो जाता है। काई आराम से उसके पास जाता है, उसका माना स्टोन निकालता है और उससे अपने बड़े भाई किरासाकी रे की तरफ फेंकते हुए कहता है, बाकी स्टोन्स भी इकट्ठा कर लो। लेवल 89 का काई अपने ही बड़े भाई को कचरे से भी बदतर समझता था। जहां काई एक महान मेज था, वहीं रे सिर्फ लेवल 1 था। इतना ही नहीं, उसके पास कोई माना कलर भी नहीं था, कलरलेस। एक ऐसी दुर्लभ स्थिति जो इस दुनिया में सबसे बेकार मानी जाती थी। लेकिन रे बेहद जिद्दी था। तमाम असफलताओं के बावजूद उसने मेज बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा। इसी उम्मीद में वह काई की पार्टी में पोर्टर का काम करता था। शायद किसी दिन उसका अवेकनिंग हो जाए। कुछ देर बाद पूरी पार्टी बॉस रूम तक पहुंच जाती है। सभी को लगता है कि यह एक आसान क्लियर होने वाला है। दरवाजा खुलता है और वे सभी एक अंधेरे हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन उनके सामने जो खड़ा था उसे देखकर सबके कदम वहीं रुक जाते हैं। पहली नजर में वह इंसान जैसा दिखता था, लेकिन वह इंसान नहीं था। वह था क्रोनोस, टाइम और स्पेस का गॉड। वह उन्हें ऐसे देख रहा था मानो उनसे ज्यादा उबाऊ चीज दुनिया में कोई नहीं हो। काई मुस्कुराता है। उसे लगता है कि यह भी बाकी बॉसेस की तरह कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा। वह अपनी एनर्जी से दर्जनों स्पीयर्स बनाता है और उन्हें क्रोनोस की तरफ छोड़ देता है, लेकिन क्रोनोस बस अपना डायमेंशनल ब्लेड निकालता है और एक ही वार में उन सभी स्पीयर्स को हवा में काट देता है जैसे वे कभी थे ही नहीं। काई पहली बार हैरान रह जाता है। अगले ही पल क्रोनोस उसकी तरफ देखता है, एक कदम आगे बढ़ाता है और अपना ब्लेड सीधे काई की खोपड़ी के आर पार घुसा देता है। सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है। पर्पल किंग, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मेजेस में से एक ही अटैक में मर चुका था। पूरी पार्टी सदमे में जम जाती है और रे, वह तो समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। उसका भाई, जिसे हर कोई अजेय मानता था, अभी अभी उसकी आंखों के सामने मर गया था। बाकी पार्टी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोनोस उन्हें भी दो टुकड़ों में काट देता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह चींटियों को कुचल रहा हो। रे घुटनों के बल गिर जाता है, निराश, टूटा हुआ, बेबस। तभी पहली बार क्रोनोस बोलता है। उसे एहसास होता है कि उन सब के बीच एक पूरी तरह कलरलेस इंसान मौजूद है। वह रे से इसकी पुष्टि करने को कहता है, लेकिन रे हार मानने वालों में से नहीं था। वह कांपते हुए भी खड़ा हो जाता है। उसने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया था और वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। वह अपना वेपन उठाता है और सीधे एक गॉड की तरफ तान देता है। यह देखकर क्रोनोस हंस पड़ता है। एक कलरलेस इंसान उसे चुनौती दे रहा था। फिर भी रे पीछे नहीं हटता। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हार नहीं थी। क्रोनोस उसकी जिद से प्रभावित हो जाता है और फैसला करता है कि वह उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेगा। अगले ही पल उसके आसपास दर्जनों काले मैजिकल स्फीयर्स प्रकट हो जाते हैं और फिर पूरा हमला रे पर टूट पड़ता है। रे दर्द से चीख उठता है और तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद क्रोनोस सिर खुजलाते हुए कहता है, "ऊप्स, लगता है मैं थोड़ा ज्यादा कर गया।" और फिर वह टाइम रिवाइंड कर देता है। रे की आंखें फटी रह जाती हैं। एक पल पहले उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन अब उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। इसके बाद क्रोनोस हेलफायर फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर छोड़ता है। आकी एक विशाल रिंग रे को चारों तरफ से घेर लेती है। वह ध्यान से देखना चाहता था कि यह लड़का अब क्या करेगा। रे समझ जाता है कि बेसिक अटैक्स से कुछ नहीं होने वाला। तभी उसकी नजर उस ब्लेड पर पड़ती है जिससे क्रोनोस ने उसके भाई को मारा था। शायद यही उसका एकमात्र मौका था। वह ब्लेड उठाता है और पूरी ताकत से आग के बीच कूद पड़ता है। उसका शरीर जलने लगता है, त्वचा तक पिघलने लगती है, लेकिन वह रुकता नहीं। चीखते हुए आगे बढ़ता रहता है। क्रोनोस बस मनोरंजन की तरह यह सब देख रहा था, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल जाता है क्योंकि उसे अपनी छाती में दर्द महसूस होता है। वह नीचे देखता है और वहां रे का ब्लेड उसके दिल के आर पार घुसा हुआ था। एक कलरलेस इंसान ने एक गॉड को घायल कर दिया था। क्रोनोस मुस्कुराता है और एक बार फिर टाइम रिवाइंड कर देता है। सब कुछ वापस शुरुआत पर पहुंच जाता है। इस बार वह स्वीकार करता है कि रे ने उसे प्रभावित किया है, लेकिन रे समझ चुका था वह कभी नहीं जीत सकता, कम से कम अभी नहीं। वह अपना वेपन गिरा देता है और मौत को स्वीकार कर लेता है। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट होती है। क्रोनोस की मौजूदगी ने
रे की सील की हुई ब्लैक स्किल को जगा दिया था। यह देखकर खुद क्रोनोस भी हैरान रह जाता है। रे को उसकी पहली एबिलिटी मिलती है, स्किल ड्रेन, एक ऐसी एबिलिटी जो दूसरों की स्किल्स चुरा सकती थी। और सबसे पहली स्किल जो उसने चुराई वह थी क्रोनोस की रिवाइंड एबिलिटी। सिस्टम स्क्रीन देखते ही रे की आंखें फैल जाती हैं और दूर कहीं गॉड्स भी घबराने लगते हैं। क्रोनोस को भी एहसास हो जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रे बिना एक सेकंड गनवाए रिवाइंड एक्टिवेट कर देता है। क्रोनोस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस बार टाइम कुछ मिनट या घंटे पीछे नहीं गया, यह एक फुल रिग्रेशन था। पूरा इतिहास पीछे धकेला जाने लगा, साल दर साल। टाइम की धारा उलटी बहने लगी और फिर रे अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वह मिरर में देखता है और सामने उसे अपना छोटा जवान रूप दिखाई देता है। रिग्रेशन के दौरान किसी रहस्यमयी व्यक्ति ने उससे कहा था, तुम अभी क्रोनोस को हराने लायक मजबूत नहीं हो, इसलिए मैं यह शक्ति तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर सच में तुम वही इंसान हो तो एक दिन क्रोनोस को जरूर हरा दोगे। लेकिन उसके बाद की बातें रे को याद नहीं थीं। वर्तमान में लौटकर भी उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रहा है। तभी वह विंडो से बाहर देखता है और उसका दिल जोर से धड़क उठता है। इन्वर्टेड कैसल फिर से सफेद था, जबकि कल तक वह काला था। उसे याद आता है 7 साल पहले कैसल बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, फिर धीरे धीरे पूरी तरह काला हो गया था और उसके बाद उसके डोर्स खुले थे जहां वे अंदर गए थे और क्रोनोस से मिले थे। अब उसे सब समझ आ जाता है। उसने सचमुच क्रोनोस की रिवाइंड पावर चुरा ली थी और वह पूरे 7 साल अतीत में लौट आया था। वह तुरंत अपना फोन चेक करता है और उसकी शंका सच साबित हो जाती है। फिर वह अपना स्किल विंडो खोलता है। स्किल ड्रेन अब भी मौजूद थी, लेकिन रिवाइंड एबिलिटी गायब हो चुकी थी। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल तक एक भी स्किल हासिल न कर पाने वाला रे आज आखिरकार एक स्किल का मालिक बन चुका था और स्किल ड्रेन के साथ उसकी संभावनाएं अनंत थीं। तभी उसकी नजर फिर फोन पर पड़ती है। आज मेज एग्जाम का दिन था। सीन कट होता वार्ड में मौजूद मेज एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स पर। रे अंदर प्रवेश करता है और नोटिस करता है कि पूरी इमारत बिल्कुल नई दिख रही है, जो स्वाभाविक था अगर वह सचमुच अतीत में लौट आया था। लेकिन अंदर घुसते ही 2 लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं, घोड़ा और ओ, उसके भाई के चमचे। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कलरलेस लूजर कहकर चिढ़ाते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है। रे उन्हें अच्छी तरह पहचानता था, पहले वह भी उनकी पार्टी का हिस्सा हुआ करता था। वे हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम देने आ गए। और सच कहें तो वे गलत भी नहीं थे। रे इस एग्जाम में कई बार फेल हो चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह आदमी का हाथ झटकता है और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। पहली बार दोनों पूरी तरह चुप हो जाते हैं। एग्जाम प्रॉक्टर थी हिनाता रियान, एक बी रैंक मेज। रे को देखते ही उसके चेहरे पर निराशा आ जाती है। वह कहती है, तुम फिर आ गए, अगर ऐसे ही कोशिश करते रहे तो किसी दिन मारे जाओगे। लेकिन रे सिर्फ मुस्कुराता है। इस बार सब अलग होगा। कुछ देर बाद सभी एग्जाम साइट पर पहुंचते हैं। हिनाता रूल्स समझाना शुरू ही करने वाली थी, लेकिन रे को पहले से सब याद था। मिशन सीधा था, गॉब्लिन से 3 माना स्टोन्स इकट्ठा करो। जिनके पास कोई बेसिक स्किल होती है उनके लिए यह सबसे आसान एग्जाम्स में से एक माना जाता था। लेकिन रे जानता था आज कुछ भयानक होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली टाइमलाइन में हुआ था। अचानक डंजन के अंदर एक रेड कैप प्रकट होता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे इस लेवल 1 डंजन में होना ही नहीं चाहिए था। उसका लेवल था 37। हिनाता का चेहरा फक पड़ जाता है। वह तुरंत समझ जाती है कि मामला कितना खतरनाक है। वह रे की तरफ मुड़कर चिल्लाती है, भागो। रे जानता था कि लेवल गैप बहुत बड़ा है। हिनाता उस रेड कैप को नहीं हरा सकती। पिछली टाइमलाइन में उसने रे की रक्षा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और उसकी चोटें इतनी भयानक थीं कि उसे मेज की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रे ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन इस बार रे पीछे हटने वाला नहीं था। वह अपनी जगह पर डटा रहता है और पूरी रफ्तार से रेड कैप की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, पिछली बार जो कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। उधर रेड कैप भी उसकी तरफ झपटता है और उसी समय रे अपना वेपन उसकी तरफ फेंक देता है। उसे अच्छी तरह याद था कि रेड कैप्स अपनी एक स्किल से अपने शरीर को बफ करते हैं। इसी वजह से सामान्य अटैक्स उन पर कोई असर नहीं करते। इसलिए इस बार वह तलवार से नहीं, सीधे नंगे हाथों से उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। लेकिन उस पंच का कोई खास असर नहीं होता, बल्कि रेड कैप और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। मगर रे का असली मकसद कुछ और ही था। अचानक सिस्टम चमक उठता है। स्किल ड्रेन एक्टिवेट हो चुकी थी। रे रेड कैप की बॉडी एनहेंसमेंट स्किल चुरा लेता है और उसके स्टैट्स अचानक आसमान छूने लगते हैं। ताकत में आए इस जबरदस्त बूस्ट के साथ वह अपनी तलवार उठाता है और एक साफ वर्टिकल स्लैश मारता है, सिर्फ एक बार, और रेड कैप 2 हिस्सों में बंटकर जमीन पर गिर जाता है। हिनाता यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। जिस लड़के को अभी तक कमजोर समझा जा रहा था, उसने एक ही वार में रेड कैप को मार डाला था। बाहर से रे शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह समझ चुका था कि स्किल ड्रेन कितनी खतरनाक और शक्ति
शक्तिशाली एबिलिटी है। हिनाता तुरंत उससे सवाल पूछने लगती है और रे घबरा जाता है। वह किसी भी हालत में यह नहीं बता सकता था कि उसके पास ब्लैक स्किल है, इसलिए वह दुनिया का सबसे खराब बहाना मार देता है। वो बस एक कोइंसिडेंस था। हिनाता उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, लेकिन फिलहाल वह एग्जाम को कैंसिल घोषित कर देती है क्योंकि डंजन में एक इरेगुलर मॉन्स्टर दिखाई दिया था। वह कहती है कि इस पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को भेजी जाएगी। रे नीचे गिरा माना स्टोन उठा लेता है। उसे पता था कि अभी इरेगुलर्स का दिखना नहीं चाहिए था, और सबसे बड़ी बात, एग्जाम पास करने के लिए उसे अभी भी 2 और माना स्टोन्स चाहिए थे। हिनाता उसे समझाती है कि अभी स्टोन्स की नहीं, जान बचाने की चिंता करनी चाहिए क्योंकि यह जगह बेहद खतरनाक हो चुकी है। लेकिन तभी 2 गॉब्लिन्स अंधेरे से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। रे उन्हें आते हुए देख लेता है और बिना समय गंवाए एक ही स्विंग में दोनों को काट गिराता है। यह देखकर हिनाता और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। सच कहें तो उसे रेड कैप को मारने से भी ज्यादा यह बात चौंका रही थी। अब रे के पास 3 माना स्टोन्स हो चुके थे, मतलब उसने एग्जाम की सभी शर्तें पूरी कर ली थी। हिनाता को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। सीन कट होता है मेज एसोसिएशन के एंट्रेंस पर। हिनाता रे को उसका ऑफिशियल मेज लाइसेंस सौंपती है। रे कुछ पल तक उस कार्ड को देखता रहता है। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। 10 साल, पूरे 10 साल तक असफलताएं, 10 साल तक लोगों की बेइज्जती, 10 साल तक मजाक, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आज वह आखिरकार एक असली मेज बन चुका था। इसके बाद हिनाता उसे मॉन्स्टर ड्रॉप्स की एक्सचेंज रेट भी बताती है। माना स्टोन्स और मॉन्स्टर ड्रॉप्स इस दुनिया में एक बेहद कीमती पावर सोर्स थे और इसीलिए उन्हें अच्छे पैसे में बेचा जा सकता था। क्योंकि रे ने एक ए रैंक मॉन्स्टर को हराया था, उसके अकाउंट में लगभग 30 लाख जमा होने वाले थे। यह सुनकर रे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उससे पहली बार एहसास होता है कि मेजेस कितनी शानदार जिंदगी जीते हैं। यहाँ तक कि हिनाता भी खुशी से उसे बधाई देने लगती है। लेकिन इसके बाद रे उससे एक आखिरी फेवर मांगता है। कुछ समय बाद रे एक यूनिक डंजन गेट के सामने खड़ा था। वह कुछ सेकंड तक अपने नाम और रैंक को निहारता रहता है। पहले वह कभी अकेले डंजन में प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह आखिरकार अपना भविष्य बदल सकता है। तभी अचानक माना से बना एक विशाल हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। रे पीछे मुड़कर देखता है और सामने काई के दोनों चमचे खड़े थे। वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं था कि रे अकेले डंजन में जाने की कोशिश कर रहा है। वे कहते हैं कि वह नियम तोड़ रहा है, लेकिन रे शांत स्वर में जवाब देता है, मैं मेज एग्जाम पास कर चुका हूँ, अब मुझे अंदर जाने का पूरा अधिकार है। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रे झूठ बोल रहा है। उनमें से एक उसके सिर को और जोर से दबाता है और कहता है, अगर इतना ही टैलेंट है तो साबित करके दिखाओ। माना हैंड असल में कंप्रेस्ड माना से बनी एक स्किल थी। इसी वजह से रे उसे अपने हाथों से हटा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि बॉडी एनहांसमेंट भी काफी नहीं थी, लेकिन उसकी टांगें अभी भी आजाद थीं। अगले ही पल वह पूरी ताकत से आगे झपटता है और सीधे उस आदमी की नाक पर हेडबट मार देता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसी कांटेक्ट के साथ स्किल ड्रेन एक्टिवेट हो जाती है। रे माना हैंड स्किल भी चुरा लेता है। अब वह आसानी से खुद को छुड़ा लेता है और तुरंत अपना खुद का माना हैंड बनाकर उसी आदमी को जकड़ लेता है। दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि रे सच में अवेकन हो चुका है। दूसरा आदमी घबराकर तुरंत एक फायरबॉल छोड़ता है, लेकिन रे एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और फायरबॉल को हाथ से ही साइड में उड़ा देता है। फिर वो एक जोरदार पंच मारता है। वह आदमी सीधे दीवार में जाकर टकराता है। अब दोनों पूरी तरह डर चुके थे क्योंकि रे के पास एक नहीं बल्कि कई स्किल्स थीं। वे अंदाजा लगाते हैं कि शायद वह ड्यूल कलर यूजर बन गए हैं, लेकिन रे मुस्कुराता है। गलत। अगले ही पल उसके हाथ में एक फायरबॉल बनती है जो उसने अभी अभी चुराई थी। मेरे पास एक और कलर भी है। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने कभी किसी ट्रिपल कलर यूजर के बारे में नहीं सुना था। रे फायरबॉल उनके पीछे फेंकता है, एक चेतावनी के तौर पर। फिर दूसरे आदमी को भी छोड़ देता है और पूछता है, अब भी लड़ना है? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन रे जानता था कि असली समस्या वे दोनों नहीं है। असली समस्या काई था। अगर काई को पता चल गया कि रे अवेकन हो चुका है तो वह पहले की तरह उसे अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेगा, उसे एक पालतू कुत्ते की तरह इस्तेमाल करेगा। और फिलहाल काई पहले से ही लेवल 50 पर था, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। इसके अलावा और भी खतरे आने वाले थे, खासकर वह डंजन जो जल्द ही खुलने वाला था। रे को जितनी जल्दी हो सके लेवल बढ़ाने थे, इसलिए वह अकेले डंजन के अंदर घुस जाता है, स्किल्स इकट्ठा करने के लिए, अपना माना पूल बढ़ाने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक मॉन्स्टर उसके सामने प्रकट होता है, फ्लेम विजार्ड, लेवल 38। रे की सबसे बड़ी समस्या थी उसका सीमित माना। फिलहाल वह मुश्किल से एक फायरबॉल बना सकता था, जबकि फ्लेम विजार्ड एक साथ कई फायरबॉल कास्ट कर सकता था। यही था लेवल गैप। अगले ही पल दर्जनों फायरबॉल उसकी तरफ उड़ती हैं। रे भी अपनी एकमात्र फायरबॉल छोड़ता है, लेकिन उसकी फायरबॉल सिर्फ एक अटैक को रोक पाती है, बाकी सभी से उसे बचना पड़ता है। वह तुरंत समझ जाता है कि सीधी
सीधी टक्कर से जीतना नामुमकिन है। लेकिन हर स्किल में एक कमजोरी होती है और फ्लेम विजार्ड की कमजोरी थी 2 सेकंड का कास्टिंग डिले। जैसे ही मॉन्स्टर अपनी स्किल इस्तेमाल करता है, रे तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और सीधा हमला बोल देता है। पहले ही कांटेक्ट में वह फायरबॉल स्किल चुरा लेता है, जो फ्लेम विजार्ड का एकमात्र अटैकिंग स्किल था। मॉन्स्टर दोबारा स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी स्किल अब रे की हो चुकी थी। रे उसी फायरबॉल स्किल का इस्तेमाल करता है और फ्लेम विजार्ड को आग में जलाकर खत्म कर देता है। मॉन्स्टर के मरते ही रे एक साथ 4 लेवल ऊपर पहुंच जाता है, लेवल 8 से सीधा लेवल 12। ताकतवर मॉन्स्टर्स ज्यादा एक्सपी देते थे और स्किल ड्रेन की वजह से वे उतने खतरनाक भी नहीं रह गए थे। रे एक लक्ष्य तय करता है, इस डंजन से बाहर निकलने से पहले उसे कम से कम लेवल 30 तक पहुंचना ही होगा और इसके बाद शुरू होती है उसकी असली ग्राइंड। एक और फ्लेम विजार्ड, एक रेड कैप, एक लिजर्ड वॉरियर, सभी एक एक करके उसके हाथों गिरते जाते हैं। काफी समय बाद वह लेवल 27 तक पहुंच जाता है, लेकिन अब लेवलिंग की स्पीड धीमी पड़ चुकी थी। अगर उसे लेवल 30 तक पहुंचना था तो उसे और भी ताकतवर दुश्मन चाहिए थे, इसलिए वह डंजन के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ता है। बॉस चैम्बर, वह दरवाजा खोलता है और अंदर मौजूद खाली एरिना में परछाइयों से एक विशाल आकृति बाहर निकलती है, स्कल डेमन, जिसके अधीन कई हाई लेवल इम्प्स थे। रे तुरंत समझ जाता है कि इतने सारे दुश्मनों से सीधे लड़ना मूर्खता होगी, लेकिन अगर वह उनकी स्किल्स चुरा सके तो जीतने का मौका बन सकता था। वह बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और पूरी ताकत से स्कल डेमन की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसका पंच कभी पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि एक माना बैरियर उसे रोक देता है। रे तुरंत पीछे हट जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि माना बैरियर स्किल ड्रेन को भी ब्लॉक कर सकता है, मतलब यह मुकाबला आसान नहीं होगा। स्कल डेमन जोर से दहाड़ता है और बिजली जैसी गति से उसकी तरफ झपटता है। उसका हमला रे के सिर को बाल बाल छोड़ देता है। अब रे के अपनी दूसरी प्लान पर स्विच करता है। अगर बॉस से स्किल नहीं चुरा सकता तो उसके मिनियंस से चुराएगा। वह एक उड़ते हुए इम्प की तरफ छलांग लगाता है, उसे हवा से नीचे पटक देता है और स्किल ड्रेन के जरिए आइस नीडल हासिल कर लेता है। फिर बाकी इम्प्स को फायरबॉल और आइस नीडल से खत्म कर देता है। अब सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो चुके थे। वह दोबारा बॉस की तरफ मुड़ता है, लेकिन तभी स्कल डेमन समनिंग मैजिक से एक नया इम्प बुला लेता है। रे मुस्कुरा देता है क्योंकि यही तो वह चाहता था। वह इम्प को मार देता है और लेवल 28 पर पहुंच जाता है। उसी समय सिस्टम उसे एक नया नोटिफिकेशन देता है। अब वह स्किल सिंथेसिस के लिए योग्य हो चुका था। यही उसका असली प्लान था। स्कल डेमन गुस्से से गरजता है और रे साथ आइस नीडल और फायरबॉल कास्ट करना शुरू कर देता है। अचानक दोनों स्किल्स आपस में मिल जाती हैं और एक नई यूनिक स्किल जन्म लेती है, फायर लैंस। रे हवा में छलांग लगाता है और पूरी ताकत से स्कल डेमन की तरफ गोता लगाता है। जैसे ही हमला पास पहुंचता है, स्कल डेमन फिर से अपना माना बैरियर खड़ा कर देता है, लेकिन इस बार रे रुकता नहीं। फायर लैंस सीधे बैरियर से टकराती है, माना बैरियर टूटकर बिखर जाती है और उसी पल रे माना बैरियर स्किल भी चुरा लेता है। वह खुद को फिर से बफ करता है और सीधे बॉस पर टूट पड़ता है। इस बार वह स्कल डेमन की बॉडी एनहांसमेंट स्किल भी छीन लेता है। अब मॉन्स्टर पूरी तरह असहाय था। रे दूसरी फायर लैंस बनाता है और उसे सीधे स्कल डेमन की छाती में घुसा देता है। अगले ही पल पूरा मॉन्स्टर लाल आग की लपटों में घिर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। उसके मरते ही एक हरा माना स्टोन जमीन पर गिरता है और रे लगातार 4 बार लेवल कर जाता है। सिर्फ एक लड़ाई के अंत तक रे लेवल 33 पर पहुंच चुका था। आखिरकार वह गहरी सांस लेता है। उसे सच में इसकी जरूरत थी। स्किल सिंथेसिस एक ऐसी एबिलिटी थी जो अलग अलग स्किल्स को मिलाकर उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली स्किल बनाती थी। आमतौर पर यह क्षमता लेवल 30 के आसपास अनलॉक होती थी। सच कहें तो रे को खुद यकीन नहीं था कि वह इसे सफलतापूर्वक कर पाएगा, लेकिन अब उसने कर दिखाया था। तभी सिस्टम फिर से उसके सामने प्रकट होता है, एक और नोटिफिकेशन। अब वह स्किल ड्रेन को अपग्रेड करने की शर्तें पूरी कर चुका था। पहले वह सिर्फ 3 स्किल्स स्टोर कर सकता था, लेकिन अब वह एक साथ 5 स्किल्स स्टोर कर सकता था, जिससे उसकी एबिलिटी पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। कुछ समय बाद रे मेज एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और स्कल डेमन का माना स्टोन जमा करता है। हिनाता रिपोर्ट देखते ही दंग रह जाती है। रुको, तुमने हाई लेवल बॉस को सोलो किया और एक ही दिन में लेवल 33 तक पहुंच गए? रे तुरंत अपना पुराना बहाना निकालता है, मैं बस लकी था। हिनाता उसे घूरती है, कैप मारना बंद करो। कोई इंसान एक दिन में इतना फार्म नहीं कर सकता। फिर भी उसके पास एक अच्छी खबर थी। अब रे बिना किसी शर्त के बी रैंक मेज बन सकता था। लेकिन तभी एक परिचित आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, काई, पर्पल किंग, रे का बड़ा भाई। काई की नजर सीधे रे पर टिक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसका कलरलेस भाई बी रैंक बन सकता है। उसके लिए यह या तो कोई गलती थी या फिर कोई फ्लूक। हिनाता घबराते हुए भी रे का पक्ष लेती है। वह बताती है कि रेड कैप और स्कल डेमन दोनों को रे ने अकेले हराया है। काई धीरे धीरे रे की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। क्या तुमने सच में यह सब किया है? और अगले ही पल काई का
का एनहांस्ड पंच सीधे रे की तरफ आता है। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि पूरा कमरा हिल जाता है। सभी की नजरें उसी तरफ मुड़ जाती हैं, लेकिन पंच रे तक पहुंच ही नहीं पाता। रे आराम से अपने डिफेंस के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह काई को घूरते हुए कहता है, जो तुम कर रहे हो वो खतरनाक है। काई की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब उसे यकीन हो चुका था, अफवाहें सच थीं। रे अवेकन हो चुका था। रे भी बिना झिझक इसकी पुष्टि कर देता है। काई अपनी मुट्ठी नीचे कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कार अब भी मौजूद था। एक स्किल मिल जाने से कुछ नहीं बदलता। चलो देखते हैं तुम कितने काबिल हो। मतलब साफ था, वह रे को लड़ाई की चुनौती दे रहा था। हिनाता तुरंत बीच में बोल पड़ती है, काई क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? काई मुस्कुराता है, अगर यह सच में बी रैंक है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर वह रे की तरफ देखकर कहता है, और अगर यह बी रैंक भी है तब भी मैं इसे हरा दूंगा। मुझे यकीन है इसने किसी तरह चीटिंग की है। काई की यह बात सीधे रे के अहंकार पर चोट करती है, लेकिन रे भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि अगर आज उसने पीछे कदम रखा तो आगे चलकर यह समस्या और बड़ी हो जाएगी। इसलिए वह काई की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं यह मुकाबला स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर खुद काई भी कुछ पल के लिए चौंक जाता है। कुछ देर बाद दोनों मेज एसोसिएशन के एरिना में पहुंच जाते हैं। रे खुद को मानसिक रूप से तैयार करता है। उसे पता था कि वह अभी लेवल 33 पर है, जबकि काई लेवल 50 पर। मतलब माना और स्किल्स के मामले में काई का फायदा बहुत बड़ा था। काई एक साथ 5 स्किल्स चला सकता था और सीधे मुकाबले में वही बढ़त जीत तय कर सकती थी। लड़ाई शुरू होते ही रे तेजी से आगे बढ़ता है। उसे किसी भी तरह यह गैप कम करना था। वह एक आइस नीडल तैयार करता है। उधर काई एक साथ 4 फायरबॉल्स बना लेता है। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं। हवा में जोरदार विस्फोट होता है। काई पहली बार चौंकता है। एक अकेली आइस नीडल उसकी 4 फायरबॉल्स के बराबर थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, रे पहले ही बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करके उसकी तरफ दौड़ चुका था। काई तुरंत समझ जाता है, तो यह ड्यूल कलर यूजर है। रे तेजी से दूरी कम करता है। उसे पता था कि काई के पास अब सिर्फ एक स्किल के बराबर माना बचा होगा। तभी रे स्किल सिंथेसिस एक्टिवेट करता है। एक ब्लू और एक रेड स्किल आपस में मिल जाती हैं। काई की आंखें फैल जाती हैं। 3 कलर्स, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुरा दिया। जैसे ही रे का अटैक उसे लगने वाला था, काई सिर्फ एक फायरबॉल बनाता है और वही एक फायरबॉल पूरे सिंथेसाइज्ड अटैक को दबा देती है। रे पीछे उड़ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता, उसकी सबसे शक्तिशाली स्किल एक साधारण फायरबॉल से हार गई थी। उधर काई अब समझ चुका था कि रे इतना आत्मविश्वासी क्यों था। वह कई एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता था जब दोनों के लेवल में इतना बड़ा अंतर हो। काई लगातार नई फायरबॉल्स बनाता है और उन्हें रे की तरफ छोड़ देता है। रे पीछे हटते हुए दूरी बनाता है और एक और फायर लैंस छोड़ता है, लेकिन काई हिलता तक नहीं। उसकी एक फायरबॉल फायर लैंस को मिटा देती है और आगे बढ़ती रहती है। रे जल्दी से माना बैरियर बनाता है, लेकिन वह भी टूटने लगता है और रे दोबारा हवा में उछल जाता है। अब तक यह साफ हो चुका था, काई पूरी लड़ाई में हावी था और वह अभी तक गंभीर भी नहीं हुआ था। काई मुस्कुराता है। उसे यकीन हो चुका था कि जीत उसकी है। वह रे को एक मौका देता है, घुटनों पर बैठ जाओ और मान लो कि मुझे चुनौती देना तुम्हारी गलती थी। रे की मुट्ठियां भींच जाती हैं। वह लड़ाई के बीच अपने स्किल्स नहीं बदल सकता, न ही अपना माना पूल बढ़ा सकता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि शायद हार मान लेना ही सही होगा, लेकिन तभी उसे अपना भविष्य याद आता है। 10 साल अपने ही भाई के अधीन एक गुलाम की तरह बिताए हुए 10 साल, बस यही याद उसे फिर से खड़ा कर देती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा। यह सुनकर काई का चेहरा विकृत हो जाता है। अब वह सच में गुस्से में था। उसने फैसला कर लिया, जरूरत पड़ी तो वह रे को मार डालेगा। अगले ही पल वह अपनी स्किल ओवरक्लॉक एक्टिवेट करता है। इस स्किल की कीमत बहुत ज्यादा माना थी, लेकिन इसके बदले उसकी फायरबॉल्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। कुछ ही सेकंड में उसके चारों तरफ 10 विशाल फायरबॉल्स प्रकट हो जाती हैं। यह दृश्य देखकर साफ लग रहा था, रे के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। यही वह ताकत थी जिसने काई को पर्पल किंग बनाया था। दूसरे किंग रैंक मेजर्स की तुलना में वह एक बार में सबसे ज्यादा माना इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन तभी रे मुस्कुराता है। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था और सीधे काई की तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे पता था 10 फायरबॉल्स चलाने के लिए ओवरक्लॉक चाहिए और ओवरक्लॉक का कूल डाउन भी होता है। रे हवा में छलांग लगाता है। काई हंस पड़ता है, बेवकूफ, हवा में तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर वह सारी 10 फायरबॉल्स एक साथ छोड़ देता है। लेकिन रे इसी का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वह अपनी छुपी हुई स्किल दिखाता है, माना हैंड। विशाल माना हाथ जमीन में धंस जाता है। काई स्तब्ध रह जाता है। एक और नई स्किल। रे मुस्कुराता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने 10 फायरबॉल्स हैं या 20। अगर वे उसे छू ही नहीं सकती तो उनका कोई मतलब नहीं। माना हैंड की मदद से वह खुद को नीचे खींच लेता है और सीधे काई के पीछे पहुंच जाता है। उधर काई अभी भी ओवरक्लॉक के कूल डाउन में फंसा हुआ था। उस छोटे से मौके में वह पूरी तरह असुरक्षित था। रे आगे बढ़ता है और एक जोरदार पंच काई के चेहरे पर पड़ता है। पर्पल किंग सीधे जमीन पर जा गिरता है, लेकिन इतना
ही नहीं, उस कॉन्टैक्ट के साथ रे उसकी ओवरक्लॉक स्किल भी चुरा लेता है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। काई उठ खड़ा होता है, उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। फिर वह अपनी बैंगनी शक्ति को एक विशाल बर्फीले भाले के चारों ओर लपेटता है और अपनी सबसे शक्तिशाली स्किल दिखाता है, डेमोनिक लैंस। रे का चेहरा बदल जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि काई इतनी जल्दी यह स्किल हासिल कर चुका होगा। काई डेमोनिक लैंस छोड़ देता है। रे मुश्किल से उससे बच पाता है, लेकिन यह स्किल बेहद तेज थी और काई चाहे जितनी बार चाहे इसे बना सकता था। अब रे समझ गया था, पहला पंच सिर्फ इसलिए लगा था क्योंकि काई ने उसे हल्के में लिया था, लेकिन जब पर्पल किंग सच में गंभीर हो जाए तो वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। डेमोनिक लैंस लगातार उसका पीछा करती रहती है। रे बार बार बाल बाल बचता है। आखिरकार उसकी पीठ एरिना की दीवार से टकरा जाती है और काई के पास अभी भी काफी माना बचा था। मजबूरी में रे एक फायर लैंस छोड़ता है, लेकिन काई जवाब में एक और डेमोनिक लैंस बना देता है। दोनों अटैक्स टकराते हैं, भयानक विस्फोट होता है। रे सीधे एरिना की दीवार में जा धंसता है। दीवार में एक बड़ा क्रेटर बन जाता है। वह मुश्किल से खड़ा था। उधर काई उसे घूरते हुए कहता है, अब समझ आया मैं पर्पल किंग क्यों हूँ और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक क्यों हूँ। रे इसके खिलाफ कोई तर्क नहीं दे सकता था। काई फिर उसका मजाक उड़ाता है, तुम सिर्फ इसलिए अकड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा स्किल्स हैं। लेकिन यही बात रे के दिमाग में एक नई चिंगारी जला देती है। वह काई को ताकत में नहीं हरा सकता, स्किल्स की संख्या में भी नहीं, लेकिन अगर वह पर्पल स्किल की असली क्षमता खोज ले तो अब तक वह सिर्फ 2 कलर सिंथेसिस कर पाया था क्योंकि उसके पास पर्याप्त माना नहीं था। लेकिन अब उसके पास ओवरक्लॉक था। वह तुरंत ओवरक्लॉक एक्टिवेट करता है और अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। काई की आंखें फैल जाती हैं। तुम ओवरक्लॉक इस्तेमाल कर सकते हो। ओवरक्लॉक की वजह से रे की माना कैपेसिटी दोगुनी हो जाती है और उसी पल वह एक नया अपग्रेड अनलॉक कर देता है, स्किल सिंथेसिस ब्लैक। यही वह चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। रे मुस्कुराता है, जबकि पहली बार काई के चेहरे पर चिंता दिखाई देती है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था रे की माना कैपेसिटी अभी अभी बढ़ गई थी। रे थे अपने हाथ में शक्ति इकट्ठा करता है। वह कुछ ऐसा करने वाला था जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। 3 कलर सिंथेसिस, उसकी रेड फायरबॉल, ब्लू आइस नीडल और येलो एनहांसमेंट तीनों एक साथ मिल जाते हैं और अगले ही पल एक रहस्यमयी पर्पलिश ब्लैक शक्ति जन्म लेती है। काई स्तब्ध रह जाता है क्योंकि इस दुनिया में किसी ने कभी ब्लैक माना के बारे में नहीं सुना था। यह दुनिया सिर्फ ब्लू, रेड और येलो माना को जानती थी और रे वह तो कभी सोचता था कि शायद वह एक भी माना कलर संभाल नहीं सकता, लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। उसका शरीर तीनों को अपने अंदर समा सकता था और इस वक्त वह डार्क मेज बन चुका था, तैयार पर्पल किंग के करियर का अंत करने के लिए। काई के माथे पर पहली बार पसीना दिखाई देता है। उसे एहसास हो चुका था कि अगर रे को अभी नहीं रोका गया तो हालात उसके नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे। बिना समय गंवाए वह एक विशाल पर्पल लैंस बनाता है और सीधे रे के सिर की तरफ छोड़ देता है, लेकिन रे टस से मस नहीं होता। वह अपनी नई डार्क मैजिक से उस अटैक को ऐसे कुचल देता है जैसे वह कोई मामूली चीज हो और फिर सीधा काई की तरफ दौड़ पड़ता है। काई अब सच में दबाव महसूस कर रहा था। वह जल्दी से एक विशाल आइसिकल तैयार करता है ताकि रे के हाथ में बन रही डार्क स्फीयर को रोक सके, लेकिन रे जरा भी नहीं रुकता। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। अगले ही पल वह अपनी नई स्किल एक्टिवेट करता है, एबिस फ्लेम। डार्क शक्ति से भरी एबिस फ्लेम काई की विशाल पर्पल लैंस से टकराती है। कुछ सेकंड तक दोनों शक्तियां हवा में भिड़ती रहती हैं, लेकिन फिर काई की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था उसका अटैक हार रहा था। एबिस फ्लेम धीरे धीरे उसकी पर्पल लैंस को निगल रही थी। नहीं, ये कैसे संभव है? और अगले ही पल पूरे एरिना में एक भयानक विस्फोट होता है और धुएं का बादल चारों तरफ फैल जाता है। कुछ सेकंड बाद जब धुआं छंटता है तो पूरे एरिना में सिर्फ एक इंसान खड़ा था, रे। वह धीरे धीरे चारों तरफ देखता है और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े काई पर जाती है। पर्पल किंग बेहोश पड़ा था। रे कुछ पल तक उसे देखता रहता है। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था उसने सच में अपने बड़े भाई को हरा दिया था। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम विंडो प्रकट होती है। नई स्किल्स प्राप्त हुई, एबिस फ्लेम। रे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब एबिस फ्लेम आधिकारिक रूप से उसकी स्किल्स का हिस्सा बन चुकी थी और इसका मतलब था कि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसी समय हिनाता भागते हुए एरिना में पहुंचती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सबसे पहले काई के पास नहीं बल्कि रे के पास जाती है। तुम ठीक हो? वह चिंता से पूछती है। फिर उसकी नजर उस अजीब डार्क शक्ति पर जाती है। वैसे वो अटैक आखिर था क्या? रे इशारे से बताता है कि वह ठीक है, फिर कुछ सोचकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। अब यह शक्ति ज्यादा समय तक छुपाई नहीं जा सकती थी, इसलिए वह थैली पर थोड़ी सी ब्लैक पावर दिखाता है। असल में यह एक ब्लैक स्किल है। हिनाता की आंखें तुरंत चौड़ी हो जाती हैं। ब्लैक स्किल, इस दुनिया में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा गया था। मतलब रे, दुनिया का
का पहला ब्लैक मेज था। कुछ देर बाद रे पूछता है, क्या मुझे ये एसोसिएशन को रिपोर्ट करना होगा? मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से कोई बड़ा तमाशा हो, लेकिन हिनाता सिर हिलाती है। तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो। रे हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। तब हिनाता उसे समझाती है, इस दुनिया में हर माना कलर का सबसे शक्तिशाली उपयोगकर्ता एक खास उपाधि पाता है। किंग, रेड का किंग, ब्लू का किंग, पर्पल का किंग और इसी तरह बाकी सभी। और क्योंकि तुम दुनिया के पहले ब्लैक मेज हो, वे तुम्हें अभी इसी वक्त ब्लैक किंग घोषित कर सकते हैं। यह सुनकर रे कुछ पल सोचता है, लेकिन फिर सिर हिला देता है। फिलहाल उसे इस उपाधि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका लेवल अभी बाकी किंग्स से काफी कम था, इसलिए वह इस ऑफर को ठुकरा देता है। फिर अचानक वह काई की तरफ देखकर पूछता है, वैसे मेरा भाई मरा तो नहीं? हिनाता बिल्कुल सामान्य स्वर में जवाब देती है, किंग्स इतनी आसानी से नहीं मरते, वे बहुत तेजी से रिकवर कर लेते हैं। मैं उसे मेडिकल रूम भिजवा दूंगी। तभी दोनों के फोन एक साथ बज उठते हैं। एक क्रिटिकल अलर्ट। हिनाता स्क्रीन देखते ही गंभीर हो जाती है, जबकि रे की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। आखिरकार उसकी स्क्रीन पर एक खतरनाक डंजन का अलर्ट था। रिकमेंडेड लेवल 70, इबुकुरो डंजन। यह वही डंजन था, वह डंजन जिसने भविष्य में पूरी तबाही मचाई थी। फिलहाल सभी किंग्स लगभग लेवल 50 के आसपास थे और पिछली टाइमलाइन में जब यह डंजन पहली बार प्रकट हुआ था, तब सभी किंग्स को एहसास हो गया था कि वे इसके लिए काफी मजबूत नहीं हैं। इसीलिए इबुकुरो डंजन को छोड़ दिया गया था और वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि कुछ समय बाद डंजन के अंदर से रेड मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे। उस घटना को कहा जाता था डंजन कोलैप्स। जब कोई डंजन तय समय के भीतर क्लियर नहीं किया जाता, तो उसके मॉन्स्टर्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। फिलहाल किसी को यह बात नहीं पता थी, न ही किसी को डंजन कोलैप्स के बारे में जानकारी थी, और इसी अज्ञानता की वजह से इबुकुरो इतिहास का पहला रिकॉर्डेड डंजन कोलैप्स बना। हजारों लोग मारे गए, पूरा टोक्यो हाई लेवल मॉन्स्टर्स से भर गया और मुश्किल से कुछ लोग ही बच पाए। लेकिन इस सीजन रे ऐसा होने नहीं देगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, इस बार मैं डंजन कोलैप्स होने से रोकूंगा। वह हिनाता की तरफ देखकर कहता है, मैं इबुकुरो डंजन क्लियर करूंगा। हिनाता का चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी स्किल्स मजबूत हैं, लेकिन यह डंजन बेहद खतरनाक है। वह आगे बताती है कि इस लेवल के डंजन में सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर के मेजेस को जाने की अनुमति है। लेकिन रे शांत रहता है। उसे पता था कि अभी कोलैप्स होने में समय था। तभी वह पूछता है, अगला ए रैंक इवैल्यूएशन 1 हफ्ते बाद है, सही? हिनाता सिर हिलाती है। हाँ। रे मुस्कुराता है, तो मैं 1 हफ्ते में ए रैंक बन जाऊंगा। यह सुनकर हिनाता लगभग उछल पड़ती है। 1 हफ्ते में? लेकिन फिर वह कुछ सोचकर कहती है, तुम्हारी स्किल्स को देखकर शायद तुम सच में पास हो जाओ। रे पूछता है, तो समस्या क्या है? हिनाता गहरी सांस लेती है। ए रैंक एग्जाम देने के लिए तुम्हें पहले एक बी रैंक डंजन पार्टी के साथ क्लियर करना होगा। मतलब साफ था, रे को सिर्फ 1 हफ्ते में पार्टी भी बनानी थी और बी रैंक डंजन भी क्लियर करना था। कुछ देर बाद हम रे को एक बेंच पर बैठे हुए देखते हैं। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसकी निगाहें फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। मैं ये शर्त पूरी तरह भूल गया था। वह बड़बड़ाता है। उसकी चैट्स मजाक उड़ाने वाले मैसेजेस से भरी हुई थीं। उसके कलरलेस होने की खबर पहले ही फैल चुकी थी और कोई भी उसके साथ पार्टी बनाना नहीं चाहता था। फिर भी उसे किसी न किसी तरह बी रैंक डंजन क्लियर करना था। वह सोच ही रहा था कि अचानक पास से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं। 3 लड़कियां एक दूसरी लड़की के सामने खड़ी थीं और उनकी लीडर स्पष्ट रूप से उससे खुश नहीं थी। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पार्टी में लिया था क्योंकि तुम ड्यूल कलर यूजर हो, लेकिन तुम्हारी फायर पावर बहुत कमजोर है। सामने खड़ी लड़की चुपचाप सिर झुका लेती है और माफी मांगती है। यह दृश्य देखकर रे एक लंबी सांस छोड़ता है, क्योंकि यह सब उसे अपना अतीत याद दिला रहा था। बेकार समझा जाना, बोझ कहाँ जाना, उस दर्द को वह बहुत अच्छी तरह समझता था। लेकिन तभी लीडर एक और कदम आगे बढ़ जाती है। सच कहूं तो तुम पूरी तरह ट्रैश हो। यह सुनते ही रे की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि अब उसने उस लड़की का चेहरा पहचान लिया था। इचिना से, भविष्य की स्कारलेट क्वीन। कुछ साल बाद पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी, लेकिन इस समय वह अपनी ही पार्टी द्वारा बुली की जा रही थी। रे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इचिनास की आवाज कांप रही थी। वह धीमे से कहती है, अगर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तो मैं अपनी छोटी बहन के हॉस्पिटल बिल्स नहीं भर पाऊंगी। मैं अगली बार और अच्छा करूंगी। लेकिन उसकी लीडर का दिल नहीं पिघलता। वह ठंडे स्वर में कहती है, तो आज की रेड में खुद को साबित करो, वरना तुम बाहर हो। फिर वह और भी क्रूर बात कहती है, तुम ये सब अपनी छोटी बहन के लिए कर रही हो ना? इचिनास धीरे से सिर झुका देती है, मैं समझ गई। कुछ देर बाद पूरी पार्टी आगे बढ़ जाती है और रे उन्हें जाते हुए देखता रहता है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। शाम होते होते वह इस बारे में सोचता रहता है। उसे याद था कुछ साल बाद इचिना स्कारलेट क्वीन बनेगी, लेकिन उससे पहले उसके साथ एक भयानक घटना घटने वाली थी। अगर उसे सही याद था तो
तो इसी समय के आसपास वह एक बॉस फाइट गंभीर रूप से घायल हो गई थी और कई सालों तक कोमा में रही थी। अचानक रे की आंखें फैल जाती हैं। रुको, कहीं वो आज तो नहीं? उससे पूरा यकीन नहीं था, लेकिन इचनास का व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा था। अगले ही पल वह अपनी सीट से उठ खड़ा होता है। अगर उसकी यादें सही थीं, तो उसके पास ज्यादा समय नहीं था, उसे जल्दी करनी होगी। उधर दूसरी तरफ इचनास और उसकी पार्टी बॉस रूम तक पहुंच चुकी थी। उनका सामना एक लेवल 45 दुल्हान से होने वाला था, लेकिन तभी पार्टी लीडर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। मेरे पास एक आइडिया है, और बिना चेतावनी दिए वह इचनास को आगे धक्का दे देती है। अकेले लड़ो। इचनास स्तब्ध रह जाती है। क्या मैं अकेले दुल्हान को नहीं हरा सकती? लेकिन लीडर कंधे उचकाती है। तो फिर पार्टी से बाहर हो जाओ। और फिर वह अपनी सबसे क्रूर चाल चलती है। तुम ये सब अपनी छोटी बहन के लिए कर रही हो ना? इचनास की मुट्ठियां कांपने लगती हैं, लेकिन आखिरकार वह सिर झुका देती है। मैं समझ गई। और अगले ही पल वह अकेली दुल्हान के सामने खड़ी होती है, जबकि उसकी अपनी पार्टी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे वे किसी इंसान की नहीं बल्कि एक बलिस की तैयारी कर रहे हों। इचनास कांपते हुए अपनी फायरबॉल तैयार करती है और सीधे दुल्हान की तरफ छोड़ देती है। फायरबॉल सीधे मॉन्स्टर को जाकर लगती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दुल्हान अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिलता, मानो उसे कोई खरोंच तक न आई हो। इचनास की आंखों में घबराहट उतर आती है। नहीं, यह काम क्यों नहीं कर रहा? उसी पल दुल्हान एक कदम आगे बढ़ता है और फिर बिजली जैसी रफ्तार से उसकी तरफ झपट पड़ता है। इचनास किसी तरह आखिरी पल में बच जाती है, लेकिन उसका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। दुल्हान तुरंत दूसरी बार हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। इस बार उसका विशाल ब्लेड सीधे इचनास के सिर की तरफ आ रहा था। उसे समझ आ जाता है वह बच नहीं सकती। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मुझे पता था, मैं बेकार हूँ। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट, एक जोरदार आवाज पूरे बॉस रूम में गूंजती है। दुल्हान का हमला बीच में ही रुक जाता है। इचनास हैरानी से आंखें खोलती है और उसके सामने रे खड़ा था। उसने अपने हाथों से दुल्हान का हमला रोक लिया था। इचनास की सांस अटक जाती है। लेकिन रे रुकता नहीं। वह अपनी ताकत इकट्ठी करता है और एक ही वार में दुल्हान को पीछे उड़ा देता है। विशाल मॉन्स्टर कई मीटर दूर जाकर गिरता है। पूरा पार्टी ग्रुप स्तब्ध रह जाता है। उनकी लीडर अविश्वास से बुदबुदाती है, ये कौन है? दुल्हान जैसे भारी मॉन्स्टर्स को हिलाना तक मुश्किल होता था, लेकिन इस लड़के ने उसे एक ही वार में उड़ा दिया था। कुछ सेकंड बाद दुल्हान फिर से उठ खड़ा होता है। रे पहले से ही यह उम्मीद कर रहा था। जैसा सोचा था इतना काफी नहीं था। उसे याद था कि दुल्हान की आर्मर एक खास स्ट्रेंथनिंग स्किल से बफ होती है। साधारण अटैक्स उससे आर पार नहीं जा सकते, इसलिए रे सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दुल्हान साइड से वार करता है, लेकिन रे उसके हमले के नीचे से निकल जाता है। तो फिर मैं इसकी स्किल ही चुरा लेता हूँ। वह हाथ बढ़ाते हुए स्किल ड्रेन एक्टिवेट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। स्किल ड्रेन एक्टिवेट नहीं होती। उसी समय दुल्हान पलट वार कर देता है। रे मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है और पीछे फिसल जाता है। रे! इचनास घबरा कर चिल्लाती है। तुम ठीक हो? रे गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वह दुल्हान को ध्यान से देखने लगता है और तभी उसे सच्चाई समझ आती है। आर्मर उसका असली शरीर नहीं था। अगर उसे स्किल चुरानी है तो उसे दुल्हान के असली शरीर को छूना होगा। उसी समय दुल्हान अपनी तलवार जमीन में घोंप देता है और हरी ऊर्जा की एक विशाल शॉकवेव पूरे एरिना में फैल जाती है। पीछे रहो! रे तुरंत इचनास के सामने आ खड़ा होता है और माना बैरियर खड़ी कर देता है। अगले ही पल शॉकवेव उनसे टकराती है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पीछे खड़ी पूरी पार्टी हवा में उड़ जाती है, लेकिन रे और इचनास किसी तरह बच जाते हैं। तभी पार्टी लीडर आखिरकार हरकत में आती है। वह एक आइस नीडल बनाकर दुल्हान पर छोड़ती है, लेकिन दुल्हान उसे ऐसे झेल लेता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और तुरंत पलट वार कर देता है। एक और शॉकवेव, इस बार सीधा पार्टी लीडर की तरफ। वह जोर से जाकर जमीन पर गिरती है। रे ये सब ध्यान से देख रहा था। अब वह समझ चुका था, आइस नीडल से यह मॉन्स्टर नहीं मरेगा। उसे कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो दुल्हान की स्ट्रेंथनिंग स्किल से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। उसकी नजर अपनी तलवार पर जाती है। फिर वह फैसला कर लेता है। अचानक उसके हाथ में काली शक्ति जमा होने लगती है, एबिस फ्लेम। उधर दुल्हान एक बार फिर उसकी तरफ दौड़ता है और एक और शॉकवेव छोड़ता है, लेकिन इस बार रे तैयार था। एबिस फ्लेम काली शक्ति शॉकवेव को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई प्रतिक्रिया तक नहीं कर पाया। अगले ही पल वह सीधे दुल्हान से टकराती है और पूरा मॉन्स्टर काले माना में लिपट जाता है। फिर एक भयानक विस्फोट होता है। पूरा बॉस रूम कांप उठता है। कुछ सेकंड बाद जब धुआं छंटता है, दुल्हान गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक माना स्टोन पड़ा था। वन शॉट, एक ही अटैक में बॉस खत्म। इचनास की आंखें फैल जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह धीरे से पुकारती है, रे! फिर सिर झुकाकर कहती है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। रे मुस्कुराता है, मैं बस खुश हूँ कि तुम ठीक हो। फिर उसकी नजर नीचे पड़े माना स्टोन पर जाती है और उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने पिछली टाइमलाइन में पढ़ा था। लेकिन इस बार परिणाम बदल चुका था। इचनास कोमा में नहीं जाएगी।
जाएगी। उसने भविष्य बदल दिया था। उधर पार्टी लीडर आखिरकार उठती है, लेकिन वह आभारी होने के बजाय और ज्यादा चिढ़ी हुई थी। वह नीचे पड़े माना स्टोन को लालच भरी नजरों से देखती है। वह कितना मजबूत है, लेकिन यह रिवॉर्ड मेरा होना चाहिए। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। फिर वह जोर से चिल्लाती है, वह माना स्टोन हमारे डंजन से गिरा है, उसे हमें दे दो। इचनास तुरंत विरोध करती है, क्या कह रही हो? उन्होंने हमारी जान बचाई है। लेकिन रे कंधे उचकाता है। उसे माना स्टोन की उतनी चिंता नहीं थी। वह कुछ पल सोचता है, फिर इचनास की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं माना स्टोन तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं इचनास को अपनी पार्टी में भर्ती करना चाहता हूँ। पूरा कमरा जम जाता है, यहाँ तक कि इचनास भी। वह अविश्वास से रे को देखने लगती है। रे मुस्कुराता है, बेशक, अगर तुम खुद इसके लिए तैयार हो तो। पार्टी लीडर तुरंत हंस पड़ती है। डील। उसे इचनास कभी पसंद ही नहीं थी। वह तुरंत उसे स्वीकार करने के लिए दबाव डालती है। इचनास अपनी मुट्ठियां भींच लेती है, फिर धीरे से सिर झुकाती है। समझ गई, अब से मैं आपकी देखभाल में हूँ। लीडर तुरंत माना स्टोन उठाकर भाग जाती है। जाते जाते वह हंसती रहती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इचनास जैसी बेकार लड़की के बदले उसे इतना कीमती माना स्टोन मिल गया। लेकिन रे सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहता है, क्योंकि वह सच्चाई जानता था। इचनास कोई बोझ नहीं थी, बल्कि भविष्य की स्कारलेट क्वीन थी। कुछ देर बाद इचनास झिझकते हुए रे के पास आती है। मुझे अपनी पार्टी में बुलाने के लिए धन्यवाद। फिर धीरे से पूछती है, लेकिन क्या यह सच में ठीक है? मैं कहीं आपको भी नीचे न खींच दूं। उसकी आवाज में अब भी आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन रे अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, एक दिन तुम उन सब लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत बनोगी जिन्होंने तुम्हें छोड़ा है। इचनास चौंक जाती है। मैं मजबूत? उसे समझ नहीं आता कि रे ऐसा क्यों कह रहा है। तब रे बताता है, मैंने तुम्हें पहले एसोसिएशन में देखा था और अनजाने में तुम्हारी बातचीत भी सुन ली थी। यह सुनकर इचनास का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उसे वह अपमानजनक पल याद आ जाता है। लेकिन रे वो आगे कहता है, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। इचनास कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखती रहती है। उसके मन में कई भावनाएं चल रही थी, डर, उम्मीद, झिझक, और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह रे का हाथ पकड़ लेती है और इस बार आत्मविश्वास से कहती है, ठीक है, अब से मैं आप पर भरोसा करूंगी। रे भी मुस्कुरा देता है, और मैं भी तुम पर भरोसा करूंगा। यहीं से दो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप शुरू होती है जो भविष्य में पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाले थे। अगले दिन रे और इचनास एक डंजन गेट के सामने खड़े थे। रे मुस्कुराते हुए कहता है, चलो एक बी रैंक डंजन क्लियर करते हैं। इचनास की आंखें चमक उठती हैं। तो उसके बाद हम ए रैंक एग्जाम दे पाएंगे? रे सिर हिलाता है, हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस डंजन के अंदर एक ऐसी चीज भी है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाएगी। इचनास हैरानी से पूछती है, एक चीज? क्या मतलब? लेकिन फिर वह खुद ही सोच में पड़ जाती है। अगर वह और मजबूत हो गई, अगर उसकी रैंक बढ़ गई, तो वह अपनी छोटी बहन के मेडिकल बिल्स आसानी से भर सकेगी। यह सोचकर उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। रे मुस्कुराता है, ठीक है, चलते हैं। इचनास सिर हिलाती है और दोनों डंजन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर का दृश्य किसी क्रिस्टल गुफा जैसा था। चारों तरफ चमकते हुए नीले क्रिस्टल लगे हुए थे। तभी इचनास कुछ नोटिस करती है। रे वो देखो, सामने कई ब्लैक वुल्फ्स खड़े थे और उनकी लाल आंखें पहले ही दोनों पर टिक चुकी थीं। लेकिन रे बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। अगले ही पल एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट, उसका शरीर चमक उठता है। कुछ ही सेकंड में कई ब्लैक वुल्फ्स जमीन पर गिर चुके थे। इचनास स्तब्ध होकर यह सब देखती रहती है। उसे अपनी पुरानी पार्टी याद आती है। आयामा और बाकी सदस्य भी मजबूत थे, लेकिन रे उनसे बिल्कुल अलग स्तर पर था। उनकी तुलना करना भी गलत होता। दोनों और अंदर बढ़ते जाते हैं। कुछ देर बाद रे रुक जाता है। हम पहुंच गए। वह इचनास की तरफ देखकर कहता है, जैसा प्लान किया था, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, बाकी काम तुम्हें करना है। आज का प्लान साफ था। इचनास को ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारने थे ताकि वह तेजी से लेवल अप कर सके। फिलहाल उसके पास सिर्फ बेसिक अटैक्स थे, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करनी थी। कुछ ही पल में कई मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इचनास एक फायरबॉल बनाती है और हमला कर देती है। पीछे खड़ा रे उसे ध्यान से देख रहा था। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। क्या इचनास अपनी असली क्षमता पहचान पाएगी या नहीं? उसी समय एक मॉन्स्टर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसे देख लेता है और तुरंत खत्म कर देता है। वह किसी भी हालत में इचनास की ट्रेनिंग में बाधा नहीं आने देगा। इधर इचनास लगातार लड़ती रहती है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसके बाएं हाथ पर हमला कर देता है। वह दर्द से कराह उठती है। धीरे धीरे उसके मन में चिंता आने लगती है। मेरा माना, अगर यह खत्म हो गया तो वह जितने मॉन्स्टर्स मारती उतने ही और सामने आ जाते। उसे लगने लगा कि वह जल्द ही माना खत्म कर बैठेगी, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे जाती है। रे अकेले कई रेड हैट्स को रोक रहा था ताकि उस पर दबाव कम हो सके। यह देखकर इचनास अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगी, मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। वह फिर से पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसे एक अजीब बात महसूस होती है। उसका माना खत्म ही नहीं हो रहा था। दूर खड़ा रे मुस्कुराता है। आखिरकार इचनास को समझ आ रहा था, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फायर मैजिक नहीं थी, बल्कि उसका
विशाल माना पूल था। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट होती है। नई स्किल अनलॉक हुई, ब्लास्ट फर्नेस। इचिनास की आंखें फैल जाती हैं। कुछ समय बाद दोनों बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल स्लाइम खड़ा था। लेवल 52। रे तुरंत चिल्लाता है, इचिनास नई स्किल इस्तेमाल करो। हालांकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था, फिर भी इचिनास तुरंत ब्लास्ट फर्नेस एक्टिवेट कर देती है। अचानक उसके चारों तरफ आग की विशाल लपटें उठने लगती हैं। वह खुद हैरान रह जाती है, ये मेरी शक्ति है। ब्लास्ट फर्नेस ऐसी स्किल थी जो फायर पावर को कई गुना बढ़ा देती थी, लेकिन बदले में बहुत ज्यादा माना खर्च करती थी। और इचिनास जैसे विशाल माना पूल वाले व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट स्किल थी। अगले ही पल वह अपनी पूरी शक्ति से एक विशाल फायर स्पेल छोड़ती है। पूरा बॉस रूम हिल जाता है। विशाल स्लाइम विस्फोट में घिर जाता है। यह देखकर खुद रे भी हैरान रह जाता है। यह तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है। उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। अब उसे पूरा यकीन था, अगर सब सही रहा तो भविष्य में इचिनास जरूर स्कारलेट क्वीन बनेगी। कुछ देर बाद बॉस पूरी तरह खत्म हो जाता है। रे मुस्कुराता है, बहुत अच्छा काम। इचिनास हांफते हुए मुस्कुराती है। उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। मैं खुद भी हैरान हूँ, लेकिन यह सब आपकी वजह से हुआ है। दोनों वापस लौटने लगते हैं और उनके पीछे दीवार में बना विशाल क्रेटर उनकी जीत का सबूत बनकर रह जाता है। कुछ समय बाद दोनों मेज एसोसिएशन लौट आते हैं। इचिनास उत्साहित होकर कहती है, अब हमने ए रैंक एग्जाम की शर्त पूरी कर ली है। रे सिर हिलाता है। आखिरकार वह पल आ चुका था, प्रमोशन टेस्ट, और इस बार वह हर हाल में पास होने वाला था। दोनों हॉलवे में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कोई उनका रास्ता रोक लेता है। आयामा, इचिनास की पुरानी पार्टी लीडर। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि तुम्हारे जैसी निकम्मी लड़की एग्जाम देने की हिम्मत करेगी। इचिनास रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, लेकिन उससे पहले रे आगे बढ़ जाता है और ठंडे स्वर में कहता है, चुप रहो। इचिनास उन लोगों से नहीं हारेगी जिन्होंने उसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। आयामा तिरस्कार से हंसती है। मेरे पास अब उससे बेहतर पार्टी है। तभी एक नई आवाज सुनाई देती है। सभी की नजरें उसी दिशा में चली जाती हैं। वहां एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, जानू यूरी। उसे देखते ही रे की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह उसे पहचानता था। पिछली टाइमलाइन में वह अकेले हाई लेवल डंजन्स क्लियर करने के लिए मशहूर हो गई थी। एक असली मॉन्स्टर। यूरी रे को ऊपर से नीचे तक देखती है, कुछ सेकंड तक उसका निरीक्षण करती है, फिर मुस्कुराती है। यंग मैन, तुम दिलचस्प लग रहे हो। रे के मन में तुरंत अलार्म बज उठता है। उधर इचिनास घूरने लगती है। रे, ये मुझे ही लग रहा है या वह आपके साथ फ्लर्ट कर रही है? यूरी अचानक कुछ याद करती है। रुको, किरासाकी रे, तुम किरासाकी काय के भाई हो? फिर वह आगे पूछती है, क्या वही व्यक्ति तुम थे जिसने पर्पल किंग को हराया? इचिनास की आंखें फैल जाती हैं। क्या आपने सच में काय को हराया था? लेकिन यूरी सिर्फ मुस्कुराती है, फिर मुड़कर चलने लगती है। फिर भी तुम अभी मुझे नहीं हरा सकते। वह जाते जाते हाथ हिलाती है और रे उसे जाते हुए देखता रहता है, क्योंकि उसे पता था आने वाले दिनों में वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ देर बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में ई रैंक एग्जाम शुरू हो जाता है। एक एग्जामिनर सबको नियम समझाता है। उनकी कॉम्बैट क्षमता जांचने के लिए उन्हें एक आर्टिफिशियल गोलेम से लड़ना होगा, और यह सामान्य स्टोन गोलेम से भी ज्यादा मजबूत था। सबसे पहले रे का नाम पुकारा जाता है। वह एरिना में उतरता है। सामने गोलेम अपनी विशाल तलवार निकालता है। रे भी तैयार हो जाता है। फिर अचानक वह फायर मैजिक चार्ज करना शुरू कर देता है। दर्शकों में खड़े बाकी एग्जामिनीज हंसने लगते हैं। क्या बेवकूफ है, गोलेम पर फायर मैजिक। लेकिन रे किसी की परवाह नहीं करता। वह तेजी से आगे बढ़ता है। गोलेम की तलवार उसके पास से निकल जाती है और उसी पल रे स्किल सिंथेसिस एक्टिवेट करता है। फायर लैंस विशाल अग्नि भाला बनता है और सीधे गोलेम के शरीर में घुस जाता है। सिर्फ एक बार गोलेम टूटकर जमीन पर गिर जाता है। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि एग्जामिनर भी हैरान रह जाता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। एक ही अटैक और गोलेम खत्म। यूरी भी पहली बार गंभीरता से उसे देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। बुरा नहीं। फिर इचिनास की बारी आती है। उसके माना पूल की जांच के लिए उसे एक क्रिस्टल छूने को कहा जाता है। पीछे खड़ी आयामा फिर ताना मारती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यहाँ आने में। लेकिन इचिनास उसकी बात अनसुनी कर देती है। जैसे ही वह क्रिस्टल छूती है, अचानक विशाल आग की लपटें उसके चारों तरफ फूट पड़ती हैं। पूरा हॉल दंग रह जाता है। यह लड़की है कौन? इतना माना? आयामा घबरा जाती है। यह चीटिंग है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार मॉक बैटल्स शुरू होती हैं और पहली लड़ाई होती है। इचिनास बनाम आयामा दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। आयामा का चेहरा गुस्से से लाल था, जबकि इचिनास पूरी तरह शांत थी। सिग्नल बजता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। आयामा तुरंत 3 आइस नीडल्स छोड़ती है, लेकिन इचिनास सिर्फ एक विशाल फायरबॉल बनाती है। फायरबॉल तीनों आइस नीडल्स को निगल जाती है और विस्फोट कर देती है। आयामा लड़खड़ा जाती है। उसे विश्वास नहीं होता, इचिनास के पास इतनी ताकत कब से आ गई? लेकिन इचिनास रुकती नहीं। वह दूसरी फायरबॉल चार्ज करने लगती है। आयामा तुरंत
तुरंत माना बैरियर बनाती है। मुझे कम मत समझो, लेकिन फायरबॉल्स लगातार बैरियर से टकराती रहती हैं। 1, 2, 3, 4 और वे रुकने का नाम नहीं लेती। आयामा के माथे पर पसीना आ जाता है। क्यों? यही अटैक खत्म क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जवाब साफ था। इचिनास का माना पूल बेहद विशाल था। वह लगातार अटैक कर सकती थी, जबकि आयामा की बैरियर हमेशा नहीं टिक सकती थी। और आखिरकार बैरियर टूट जाती है। एक फायरबॉल लगभग आयामा को छू लेती है। वह घबराकर पीछे भागती है, लेकिन तभी विस्फोट से उड़ा हुआ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा आसमान से गिरता है, ठक सीधे उसके सिर पर। आयामा की आंखें घूम जाती हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एग्जामिनर घोषणा करता है, विजेता इचिनास। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। रे मुस्कुराता है। अच्छा किया। इचिनास खुशी से उसकी तरफ देखती है। धन्यवाद। फिर मुस्कुराकर कहती है, अब आपकी बारी है। गुड लक रे। इचिनास की जीत के बाद रे की नजर सामने खड़ी यूरी पर पड़ती है और तभी उसे एहसास होता है यूरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एरिना की तरफ बढ़ते हैं। किस्मत भी शायद यही चाहती थी, क्योंकि अगले मैच में दोनों का सामना एक दूसरे से होने वाला था। रे और यूरी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों इस लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। यूरी हंसते हुए पूछती है, तुम ये ए रैंक एग्जाम क्यों दे रहे हो? बाकी लोगों की तुलना में तुम कहीं ज्यादा तैयार लगते हो। रे कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से जवाब देता है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता। यूरी उसकी आंखों में देखती है, जैसे उसके जवाब का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम जानते हो ना, मैं बहुत मजबूत हूँ। रे बिना झिझक जवाब देता है, फिर भी मैं जीतूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर यूरी मुस्कुरा देती है। दिलचस्प, अगले ही पल मैच शुरू हो जाता है। यूरी तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट करती है, माना कन्वर्जन। अचानक उसके चारों तरफ अनगिनत माना तलवारें प्रकट हो जाती हैं, इतनी ज्यादा कि पूरा आसमान भर जाता है और फिर वे सब एक साथ रे की तरफ बढ़ती हैं। रे तेजी से उन्हें ब्लॉक और डॉज करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। माना कन्वर्जन यह एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक स्किल थी, जो उपयोगकर्ता को माना को मनचाहे आकार में बदलने की क्षमता देती थी। अचानक रे को कुछ गलत महसूस होता है। वह ऊपर देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। एक विशाल माना ब्लेड सीधे आसमान से उसकी तरफ गिर रही थी। रे आखिरी सेकंड में छलांग लगाकर बचता है। यूरी मुस्कुराती है, अच्छा डॉज था। लेकिन उसी पल रे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, तलवार सीधी उसकी गर्दन की तरफ। लेकिन यूरी उसे इतना आसान मौका नहीं देने वाली थी। वह फिर से माना ब्लेड्स की बारिश कर देती है। रे जल्दी से माना बैरियर बनाता है और हमला रोक देता है, फिर जवाबी वार करता है, लेकिन बस कुछ इंच से चूक जाता है। यूरी हवा में छलांग लगा चुकी थी। रे तुरंत मौका पहचान लेता है। उसके हाथ में दो अलग अलग रंगों की माना चमकने लगती है। फायर लैंस, विशाल फायर लैंस सीधे यूरी की तरफ बढ़ती है, लेकिन यूरी तुरंत माना कन्वर्जन से एक ढाल बना लेती है। वह मुश्किल से अटैक रोक पाती है। रे मुस्कुराता है, तुम्हारी डिफेंस उम्मीद के मुताबिक शानदार है। दूर खड़ी इचिनास उत्साह से चिल्लाती है, रे आप कर सकते हैं। उधर यूरी फिर से अपनी शक्ति बढ़ाती है। अब की बार कई माना स्पीयर्स हवा में बनते हैं। वह मुस्कुराकर पूछती है, तो अब इनका क्या करोगे? रे लगातार डॉज करता रहता है और दूरी कम करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह समझ चुका था, यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। यूरी हंसती है, भागकर तुम नहीं जीत सकते। फिर वह अपनी उंगली घुमाती है और अगले ही पल दर्जनों माना स्पीयर्स हर दिशा से रे को घेर लेते हैं। चेकमेट। रे चारों तरफ देखता है, बचने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में चमक आ जाती है। एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट। उसका शरीर शक्ति से भर जाता है और वह अपने चारों तरफ मौजूद सभी स्पीयर्स को चकनाचूर कर देता है। पूरा मैदान स्तब्ध रह जाता है। यूरी कुछ पल तक उसे घूरती रहती है, फिर उसके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान फैल जाती है। कमाल है, मैंने पहली बार किसी को 3 अलग अलग माना कलर्स इस्तेमाल करते देखा है। फिर वह अपनी उंगलियां चटकाती है, लेकिन मैं भी बॉडी एनहांसमेंट इस्तेमाल कर सकती हूँ। अचानक उसके हाथ में एक विशाल माना साइथ प्रकट होती है और अगले ही पल वह गायब हो जाती है। एक सेकंड बाद वह रे के पीछे दिखाई देती है। रे मुश्किल से प्रतिक्रिया कर पाता है। दोनों हथियार आपस में टकराते हैं। रे की आंखें सिकुड़ जाती हैं, कितनी तेज है। फिर दोनों के बीच लगातार वारों की बारिश शुरू हो जाती है, टकराव पर टकराव। यूरी धीरे धीरे उसे पीछे धकेलने लगती है, फिर अचानक हवा में छलांग लगाती है और ऊपर से एक भारी वार करती है। रे आखिरी पल में बच जाता है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था, यूरी की ताकत मजाक नहीं थी। अगर उसने अपनी रणनीति नहीं बदली तो वह हार सकता था। अचानक वह नीचे झुकता है और यूरी के बाएं हाथ को पकड़ लेता है। यूरी हंस पड़ती है, बस इतना, हाथ पकड़ लेने से कुछ नहीं। लेकिन फिर उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसी पल रे ने स्किल ड्रेन एक्टिवेट कर दी थी। उसकी एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट सीधे रे के पास चली जाती है। यूरी का शरीर हल्का महसूस होने लगता है, उसकी ताकत कम हो रही थी। ये क्या हो रहा है, वह समझ ही नहीं पाती। उसी पल रे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और उसके पेट पर सीधा वार करता है। झटका इतना शक्तिशाली था कि उसकी पूरी बॉडी कांप उठती है। यूरी खांस
हंसते हुए पीछे लड़खड़ाती है। उसकी आंखों में अविश्वास था। तो तुमने अपनी असली ट्रम्प कार्ड छुपा रखी थी, इतना कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एग्जामिनर घोषणा करता है, विजेता किरासाकी रे। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है और इस तरह रे ए रैंक एग्जाम पास कर लेता है। अगले दिन एक अस्पताल के कमरे में यूरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने रे और इचिनास को खड़ा देखती है। वह हल्का सा हंस देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत होगे। मैं पूरी तरह हार गई। फिर वह सीधे पूछती है, तो बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अपनी प्रमोशन का घमंड दिखाने? लेकिन रे हमेशा की तरह सीधे मुद्दे पर आता है, क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगी? कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा जाती है। यूरी बस उसे घूरती रह जाती है। क्या? इचिनास मुस्कुराकर समझाती है, आपको भी उस मैच की वजह से ए रैंक मिल गया है और हमें हाई डिफिकल्टी डंजन्स क्लियर करने के लिए आपकी ताकत चाहिए। कुछ सेकंड बाद यूरी अचानक जोर जोर से हंसने लगती है, इतना कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सच में दिलचस्प इंसान हो रे। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, और सच कहूं तुम्हारे पीछे चलना मुझे काफी मजेदार लग रहा है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है, अब से मैं तुम्हारी देखभाल में हूँ। और इसी तरह यूरी भी आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हो जाती है। लेकिन तभी पूरा कमरा अचानक कांप उठता है। इचिनास चौंक जाती है, भूकंप? लेकिन रे का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह तुरंत खिड़की की तरफ देखता है और अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि बाहर का आसमान पूरी तरह लाल हो चुका था। रे के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसे तुरंत समझ आ गया, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत बड़ा शुरू होने वाला था। उसी समय कहीं बहुत दूर एक अंधेरी कोठरी के अंदर एक देवता जंजीरों में जकड़ा हुआ लटका था। क्रोनोस, समय का देवता। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। आखिरकार समय आ गया है। वह अपनी जंजीरों को महसूस करता है, बस थोड़ा और। उसे सिर्फ थोड़ा और समय चाहिए था और जब वह आजाद होगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी।